क्या तमिलनाडु में सरकार एक प्रोड्यूसर, एक आर्टिस्ट मैनेजर, एक सिनेमेटोग्राफर और मुख्यमंत्री के कुछ करीबी दोस्त चला रहे हैं? क्या तमिलनाडु की विजय सरकार पद और गोपनीयता की शपथों की धज्जियां उड़ा रही है या ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। कुछ नियुक्तियां हुई हैं कथित तौर पर। कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि नई नई भर्ती की गई है। विपक्ष पूछ रहा है तो फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाइए, जियो दिखाइए। और इन सब के बीच 5 चेहरे हैं, 5 दोस्त हैं, 5 वफादार हैं विजय के, जिन पर स्पॉटलाइट पड़ रही है। इस वीडियो में हम आपको सरकार चलाने के इस नए तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर सबसे पहले आप ये जानिए, देश में जब भी कोई सरकार बनती है, कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठता है, तो उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। गोपनीयता बहुत अहम है क्योंकि उन पदों पर बैठने वाला व्यक्ति राज्य की पूंजी से जुड़े, राज्य की नीति से जुड़े अहम मसलों का जानकार होता है। पर तमिलनाडु में नया विवाद क्या है कि सीएम विजय की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी योग्यता, नियुक्ति और हैसियत सवालों के घेरे में है। सबसे पहले इन चेहरों से वाकिफ होते हैं जिनके नाम पर विवाद है। पहला नाम जॉन अरोकिया सामी, राजनीतिक रणनीतिकार हैं। दावा है विजय को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई और इल्जाम कि कैबिनेट की मीटिंग में, सरकार की रिव्यू मीटिंग में और मुख्यमंत्री की गोपनीय चर्चाओं में शामिल रहते हैं। सवाल यह कि जॉन किस हैसियत से ऐसा करते हैं? अगर वो किसी पद की वजह से करते हैं तो वो पद क्या है और ये जानकारी पब्लिक क्यों नहीं की गई है? सूची में दूसरा नाम है विष्णु रेड्डी का। मुख्यमंत्री विजय के करीबी बताए जाते हैं, हालांकि रिश्तेदार हैं विपक्षियों के। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के करीबी नेता हैं। डीएमके का इल्जाम है कि ये भी उन बैठकों में मौजूद रहते हैं जहां सरकारी और गोपनीय दस्तावेज रहते हैं या जरूरी फैसले लिए जाते हैं, जबकि कानून कहता है कि ऐसी प्रक्रिया में वही शामिल हो सकते हैं जिनके पास ऐसा करने के लिए कोई पद हो। आरोप, इनके पद के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। सूची में तीसरा नाम जगदीश पलानीस्वामी, लंबे वक्त तक विजय के मैनेजर रहे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स को भी मैनेज करते हैं। इनकी सरकारी भूमिका की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चला कि वो खुद को माननीय मुख्यमंत्री का निजी सचिव बता रहे हैं। ये पोस्ट 22 जून को विजय के जन्मदिन पर बधाई के लिए लिखी गई थी। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये नियुक्ति 4 दिन पहले तय हो चुकी थी। चौथा नाम है के वेंकट नारायण का। बेंगलुरु के केवीएन ग्रुप के चेयरमैन हैं। विजय की आने वाली फिल्म जननायकन के निर्माता हैं। उन्हें तमिलनाडु का विशेष प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजा गया। कैबिनेट रैंक का पद दिया गया जिसका काम राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बनाना है। आरोप है कि इस पद पर नियुक्ति की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई। पांचवा नाम है मनोज परमहंसा, मशहूर सिनेमेटोग्राफर हैं और विजय की कई फिल्मों से जुड़े रहे। चुनाव में पार्टी के मीडिया और विजुअल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें तमिलनाडु सरकार के पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर और विजुअल मीडिया का मुख्य सलाहकार बना गया, लेकिन इनके बारे में भी कोई सरकारी आदेश न मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय के कैंप के 5 और लोग हैं जो सरकार में अहम बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन का करीबी था, अब विजय का करीबी है। एक तमिल पत्रिका के पूर्व संपादक हैं। ये लोग बिना आधिकारिक पद के तबादलों और प्रशासनिक तालमेल जैसे मामलों में सलाह दे रहे हैं। 2 और नाम फिल्म और राजनीति से हैं। एक पूर्व प्रोडक्शन कंट्रोलर और पीआरओ जिन पर विजय भरोसा करते हैं, और एक वामपंथी सांसद जो डीएम के गठबंधन से 2 बार चुने जा चुके हैं। अब यहां पर ठहर के समझते हैं इन नामों के बाद कि विपक्ष का दावा क्या है। 30 जून को डीएमके के संगठन महासचिव आरएस भारती ने तमिलनाडु पुलिस के प्रमुख यानी डीजीपी को एक शिकायत दी। जॉन अरोकिया सामी और विष्णु रेड्डी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि दोनों लोग सरकारी गोपनीय बैठकों में शामिल हुए। भारती का इल्जाम ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दूसरे कानूनों का मामला हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने पद की गोपनीयता की शपथ ली है। इससे तक डीएम के सांसद पी विल्सन ने भी यही सवाल उठाया। उनका कहना है अगर ये लोग सरकारी कर्मचारी नहीं तो उच्च स्तरीय बैठकों में किस अधिकार से पहुंचे? जहां गुप्त दस्तावेज हो वहां बाहरी लोगों की मौजूदगी कैसे स्वीकार की जा सकती है? सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि इन दोनों को मुख्यमंत्री कार्यालय के पास कमरे भी दिए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके का इस पर जवाब भी आया। कहा गया आरोप गलत आधार पर लगाए गए। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक अरोकिया सामी और रेड्डी को बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने वाले जरूरी सरकारी आदेश मौजूद हैं। एक नेता ने कहा कि आदेशों को सार्वजनिक रूप से बहुत प्रचारित नहीं किया गया, लेकिन अब
आरोग्यसामी और रेड्डी दोस्त की तरह काम नहीं कर रहे। और यहीं से असली राजनीतिक सवाल शुरू होता है। अगर आदेश मौजूद है, कुछ लोगों को कैबिनेट रैंक तक मिली है, तो उन्हें पब्लिक करने में हिचक क्यों है मुख्यमंत्री विजय को? सरकार अगर नियुक्ति कर रही है तो सूचना इंस्टाग्राम से पहले सरकारी चैनलों से क्यों नहीं आती है? विजय समर्थकों का तर्क, सलाहकारों की योग्यता पर शक करना ठीक नहीं। फिल्मी दुनिया से आए लोग शासन में काम आ सकते हैं। एक प्रोडक्शन कंट्रोलर हजारों कलाकारों, तकनीशियनों, बजट, लॉजिस्टिक्स और संकटों को संभालता है और ये अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी हो सकता है। समर्थकों का तर्क, पहली बार मुख्यमंत्री बने विजय के पास कोई पारिवारिक राजनीतिक ढांचा नहीं था, इसलिए भरोसेमंद लोगों पर निर्भर होना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार के भीतर के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस भरोसे का नहीं, इसे पारदर्शिता का सवाल मानते हैं। एक सीनियर सेक्रेटरी ने कहा कि अगर आरोग्यसामी और रेड्डी अधिकृत हैं तो आदेश जारी करिए, अगर जगदीश निजी सचिव हैं तो सरकार बताए, अगर सलाहकार नीति तबादलों या राजनीतिक बातचीत को प्रभावित कर रहे हैं तो उनकी भूमिका साफ होनी चाहिए। इस पूरे विवाद को जानने समझने के बाद लगता यह है कि योग्यता, गोपनीयता, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, इसका मुद्दा ज्यादा है। जैसे इंसाफ का केवल होना नहीं बल्कि होते दिखना भी जरूरी है, वैसे ही सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, ये प्रदेश के लोगों को लगना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री विजय की इस रणनीति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।